में सबसे बड़ी चुनौती क्या है पॉलिटिशियंस के लिए? क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी, यानी जो कहते हैं वो करते नहीं है। मगर एनडीए इसलिए मजबूत है कि मोदी जी ऐसे नेता हैं जो कहते हैं वही करते हैं और वो करके पूरा दिखा देते हैं। बल्कि हम पे तो आरोप ये है कि हम अपना एजेंडा लागू करने में लग जाते हैं। चूंकि तीन चीजें होती हैं, एक होती है नियत, एक होती है नीति और एक होता नेतृत्व। नीति, नियत और नेतृत्व तीनों में एनडीए ने पिछले 9 सालों में और इससे पूर्व के अटल जी के दौर के भी 6 सालों में जो करके दिखाया है, उसको अगर हम कहें, वो सिर्फ भारत में नहीं पूरी दुनिया में जिस ढंग से स्वीकार किया जा रहा है, विश्व के नेताओं में मोदी जी की रैंकिंग जिस ढंग से ऊपर उठती हुई आ रही है, भारत के जन जन को छोटी छोटी सुविधाएं उपलब्ध कराने से लेकर बिजली, पानी, सड़क, गैस से लेकर भारत का मान बढ़ाने तक, अगर मैं कहूं कि आज हम उस स्थिति में पहुंचे हैं 21वीं सदी में कि स्वप्न देखा था कभी जो आज हर धड़कन में है। एक नया भारत बनाने का इरादा मन में है और बढ़ रहे हैं हम प्रगति की ओर उस रफ्तार से, कर रहा है विश्व भी हमको नमन उस पार से। इसलिए एनडीए को वोट। मैं सवाल आपके पास लेकर आऊंगा क्योंकि मैंने सवाल आपसे एनडीए का पूछा था, आपने सिर्फ मोदी जी का नाम लिया, लेकिन 60 सेकंड सुप्रिया जी आपके पास में। इंडिया क्यों मजबूत है? इंडिया इसलिए मजबूत है क्योंकि इंडिया इस देश का प्रतिबिंब है। इंडिया उन सब लोगों का समूह है जो अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग वेशभूषा के लोग हैं, अलग कल्चर के लोग हैं, अलग रिलीजन के लोग हैं, और वो एक बहुत खूबसूरत गुलदस्ता इंडिया है। इंडिया इसलिए मजबूत है क्योंकि जब 2011 अप्रैल का वो दिन याद करिए, महेंद्र सिंह धोनी ने छक्का मारा था और ये सारा देश इंडिया इंडिया के नारों से गूंज रहा था, तो साबित हो गया था कि इंडिया के सामने शाश्वत काल से कोई खड़ा होता है तो शिकस्त उसकी होती है, क्योंकि इंडिया हमेशा जीतता है। इंडिया इसलिए मजबूत है क्योंकि इंडिया लोगों की आवाज है, इंडिया महिलाओं की आवाज है, इंडिया उन बच्चों की आवाज है जो अपने भविष्य की बात करना चाहते हैं, रोजगार की बात करना चाहते हैं, उन महिलाओं की आवाज है जो महंगाई से त्रस्त हैं। इंडिया उन लोगों की आवाज है जो बदसलूकी के खिलाफ खड़े होना चाहते हैं, जिनको लगता है कि मणिपुर में 2 नग्न औरतों को घुमाना और नंगा परेड कराना गलत है। इंडिया जो है वो इस देश के युवा की, इस देश के फ्यूचर की आवाज है। चलिए मैं आऊँगा सुप्रिया जी, लेकिन सुधांशु जी अब सवाल इस बात को लेकर कि आपको इतना भरोसा है कि एनडीए बहुत मजबूत है, फिर ये बेचैनी और परेशानी क्यों है? बेचैनी परेशानी आपकी मीटिंग्स के दौर से नजर आती है। बेचैनी परेशानी, अभी तो चुनाव दूर दूर तक नहीं, लेकिन आपके कैंडिडेट्स घोषित कर दिए जाते हैं, ये बेचैनी क्यों? देखिए, एनडीए बना था 1998 में, आज 25 साल पूरे हो गए, नाम एनडीए ही है। यूपीए बना 2004 में जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने, और 16-17 साल में आपने उनसे प्रश्न INDIA इंडिया के बारे में पूछा ना, इसका मतलब यूपीए तो गया, यूपीए का तो क्रियाक्रम हो गया, मान लिया इन्होंने। तो हमसे बाद में बने और हमसे पहले खुद ही अपना नाम बदल लिए, तो ये अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि अंतर क्या होता है। और एक और हम बात कहें, अभी राहुल गांधी जी ने 3 दिन पहले नेहरू मेमोरियल का नाम बदलने से कहा था। नाम बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, नेहरू जी के कर्म जो है वो याद रखने वाले हैं। बिल्कुल, अच्छे बुरे कर्म अलग बात है, यही मैं उनसे कहना चाहता हूं, नाम बदलने से कर्म नहीं बदल जाते। कहा गया है कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे ना रे भाई। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने जब अविश्वास प्रस्ताव पर बोल रहे थे तो एक सेंटेंस बोला था ना नाम बदलने पे, वो काका हाथरसी की कविता का पुरानी पंक्ति है जो बिल्कुल फिट बैठती इन लोगों पे, कि दूर युद्ध से भागते नाम बड़े रणधीर, क्योंकि 2 बार छोड़ के जा चुके हैं। दूर युद्ध से भागते नाम भले रणधीर, भाग्य चंद की आज तक खोई है तकदीर। काम धाम से है नहीं नाम का सामंजस्य, आगे की लाइन में बोले दे रहा हूं, काम धाम से है नहीं नाम का सामंजस्य, किसी पार्टी के नहीं झंडा राम सदस्य। नाम बदल लेने से न बदले भाग्य की रेखा, स्वर्ण सिंह के हाथ कड़ा लोहे का देखा। इसलिए कोई ये सोचे कि नाम बदलने से कुछ बदल जाएगा तो बदलने वाला नहीं। सुधांशु जी, आपने 2004 से एनडीए का जिक्र किया, आपके पास सवाल लेकर 1998 से। हाँ, मैं सवाल लेकर 2004 में। मैं सवाल लेकर के आपके पास जरूर आऊंगा, क्योंकि सवाल महत्वपूर्ण ये है कि पिछले 9 साल से एनडीए की मीटिंग नहीं हुई और सदैव अटल पर आपको बुला करके एनडीए के नेताओं को लाना पड़ा। लेकिन सुप्रिया जी, सवाल एक आपसे भी है। एक पुरानी कहावत है कि कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा। अब ये जो कुनबा जोड़ा है ये जुट पाएगा? क्योंकि जुटने से पहले ही दिल्ली में आपका बिखरता हुआ नजर आ रहा है।
सबसे पहले तो मैं कुछ बातों का जवाब देना चाहती हूं। यहां पर युवा बैठे हुए हैं। जब इंडिया नाम बोला जाता है तो आपको क्या जहन में आता है? वो तिरंगा जहन में आता है, भारत माता जहन में आती हैं, 140 करोड़ लोग जहन में आते हैं, IIT जहन में आता है, IIM जहन में आता है, एम्स जहन में आता है, इसरो जहन में आता है। इनको क्या जहन में आता है इंडिया के नाम पर? इंडियन मुजाहिदीन और गुलामी का प्रतीक ईस्ट इंडिया कंपनी। ये लोग बात करेंगे इस देश की, ये बात करेंगे इंडिया की, ये बात करेंगे भारत माता की। ये किसी की बात नहीं कर सकते हैं। इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये मुद्दों की बात करने से घबराते हैं। आपने इनसे एनडीए पर सवाल पूछा, ये हमारा विश्लेषण बता रहे थे। मैं आपको छोटे से उदाहरण से ही बता देती हूँ। 2 महीने पहले मोदी जी ने, आप सबने सदन में देखा होगा, 2.5-3 महीने पहले ठोक कर सीना क्या कहा था? एक अकेला सब पर भारी। लेकिन 38 लोगों की जरूरत पड़ गई। कुनबा तो यहां जोड़ा जा रहा है और उस 38 में से 24 के 0 सांसद हैं। उस 38 में से 7 का 1 सांसद है और 2 के 2 सांसद हैं। तो असलियत यह है कि उस कुनबे को जोड़ते वक्त 3 बातों पर माफी मांगी गई और आप सब लोगों ने दिखाया चैनल पर, बहस नहीं हुई वो अलग बात है। 3 बातों की माफी मांगी प्रधानमंत्री ने। क्या कहा? अगर 9 सालों में आपको मुझसे मिलने का वक्त ना मिला हो, अपने घटक दलों से कहा हमें माफ करिए। अगर एसपीजी ने आपको कहीं उपयुक्त बैठने की जगह ना दी हो, आप खड़े रह गए हो, तो हमें माफ करिए। और अगर कहीं कार्ड पर आपका नाम ना छपा हो तो हमें माफ करिए। ये 3 माफी तो आपको अपने कुनबे में मांगनी पड़ रही क्योंकि आपने उनका इतना तिरस्कार किया है। हमारी बातें मत कीजिए। मैं 30 सेकंड में एक बात कहना चाहती हूँ। ये पहुंच गए इंडिया पर, ये पहुंच गए शाश्वत काल पर। 1947 में यह देश आजाद हुआ था। यहां एक सुई नहीं बनती थी। यहां का लिटरेसी रेट 18% था और लाइफ एक्सपेक्टेंसी 32 साल थी। नेहरू की यह दूरदर्शिता थी। आज का दिन महत्वपूर्ण है। आज के दिन IIT खड़गपुर का उद्घाटन हुआ था। यह नेहरू की दूरदर्शिता थी कि IIT, IIM, एम्स, इसरो जैसी संस्थाएं बनाई। और आपको एक बात और बता दूं, 1 मिनट, अब मैं सवाल बोलने को उत्सुक है, एक बात और बता दूं। हमारे IIT और एम्स बनने के बाद 30 साल तक एशिया में ऐसे कोई मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स नहीं बने थे। यह दूरदर्शिता थी, उसकी बुनियाद पर यह देश खड़ा है, लेकिन ये उसको नकारेंगे। आप तो 1 मिनट, आप इस देश को इस कगार पर ले आए कि 80 करोड़ लोगों को आज फ्री का राशन देना पड़ रहा है, तो नहीं तो उनकी मौत हो जाए, और उसको आप अपना अचीवमेंट। सवाल अब मैं पूछूं, इनके अगर 38 में से 24 जीरो हैं, तो आपके 26 में से 13 ऐसी पार्टियां हैं जिनके 0 सांसद हैं। और चुनाव आप आज के वक्त से लड़ेंगे या नेहरू जी के काम से लड़ेंगे? आज के वक्त से लड़ेंगे, क्योंकि हम आज के मुद्दों की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं आज महंगाई की। 7.5% पर महंगाई है। सब यहां पर गृहिणियां बैठी मुझे दिख रही हैं। 7.5% महंगाई में 35% सब्जी पर महंगाई है, 13% अनाज पर महंगाई है। ये युवा है। 8.5% बेरोजगारी है। एक गाना था पीपली लाइफ का, सखी सैया तो बहुते कमात है, महंगाई डायन खाए जाते। आप सब लोगों ने सुना होगा। वो गाना भी बदल दिया इन लोगों ने, सखी सैया तो नईखे कमात है, महंगाई डायन खाए जाते हैं। हम महंगाई पर चुनाव लड़ेंगे, हम बेरोजगारी पर चुनाव लड़ेंगे, हम लड़ेंगे चुनाव जो मणिपुर में हो रहा है वो ना हो। पर अभी हम तो लड़ेंगे चुनाव। 1 मिनट सुप्रिया जी, अभी तो आप ही लड़ रहे हैं आपस में। केंद्र के, अभी तो आप आपस में लड़ रहे हैं। केंद्र के शासित जम्मू कश्मीर में आज डीजीपी ने क्या बयान दिया है? डीजीपी का कहना है कि आतंकवाद से ज्यादा बड़ी समस्या आज की तारीख में ड्रग्स है। वहां पर हर 12वें मिनट पर जम्मू कश्मीर में एक ड्रग एडिक्ट अस्पताल के ओपीडी में आता है। यह हाल इन्होंने इस देश का कर दिया है। इन्होंने इस देश का यह हाल कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, और ये मैं सुर्खियां अखबार की दिखा रही हूं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया केंद्र की सरकार से और गुजरात सरकार से पूछता है कि बिल्किस बानो के अपराधियों को आपने कैसे, चलिए आपके सवाल का जवाब दे लेता हूं। देश बना दिया इन्होंने। सुधांशु जी, देखिए अंतर क्या है कि इन्होंने कहा कि इंडिया वर्ल्ड कहा, तो देखिए इन्होंने अपना नाम जो रखा, मैं याद दिलाना चाहता हूं, महात्मा गांधी ने 1909 में किताब लिखी थी हिंद स्वराज, जिसमें उन्होंने आज़ादी का पूरा खाका बताया था कि उनकी स्वराज की अवधारणा क्या है। उसमें एक लाइन थी कि अगर हम भारत को अंग्रेजों से मुक्त करना चाहते हैं और खुद अंग्रेजों की नकल बनना चाहते हैं तो यह स्वराज नहीं हो सकता। इन्होंने गठबंधन क्या चुना, उसका पूरा नाम भी अंग्रेजी में है, छोटा नाम भी अंग्रेजी में है। हिंदी का नाम या भारतीय भाषा में नाम न इनको पता, न किसी और को पता, न किसी प्रवक्ता से कहिए तो बोल नहीं सकता। यानी वही कि वो जो अंग्रेजी का प्रभाव जो अंग्रेजों के जमाने से इनके स्थापित होने से था, वही आज तक है। जो हम लोग एक कहते थे ना
कि अंग्रेज बेचारे चले गए भारत को देकर आजादी, पर अभी तक तुम गई नहीं चर्चिल दादा की परदादी। अंग्रेजी के लिए कहते थे तो वो इनके ऊपर बिल्कुल लागू होता है। अब इनकी बात करना चाहता हूं, इन्होंने JNK दिखाया। तो साहब जम्मू कश्मीर इतना बड़ा बदलाव नहीं दिखता। एक दौर था जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, ISIS के नारे, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे, पत्थर करती फेंकती हुई भीड़ की स्थिति। अब G20 की समिट हो रही है। इवन इनके दोनों भाई एम्स की बनाई थी, मगर बहुत सी चीजों में उनको बहुत बड़ी गलतफहमी भी थी। एक तो मैं ये करेक्ट कर दूं, भारत की साक्षरता की दर 1947 में 18 नहीं 12% थी। चले कोई बात नहीं, मगर उससे बड़ी बात मैं बताता हूं, ये जिस विचार से पोषित है, वो कहता है कि भारत में शिक्षा अंग्रेज लाए, जबकि मैं ब्रिटिश डॉक्यूमेंट कोट कर रहा हूं 1812 की ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स की जो रिपोर्ट सबमिटेड है, उसके अनुसार भारत के हर गांव में एक स्कूल है और भारत में साक्षरता दर मद्रास प्रेसिडेंसी और बंगाल प्रेसिडेंसी में 90% से ऊपर। मगर ये लोग कहते हैं कि अंग्रेजों ने आके हमें बाद में सिखाया। इसलिए हमारी और इनकी सोच में एक बहुत फंडामेंटल डिफरेंस है, और इसी बात का अंतर हमारी और इनकी कार्यशैली में भी नजर आता है। और इसीलिए मैं एक बात और कह देना चाहता हूं, हम जब सत्ता में आते हैं तो देश का स्वाभिमान पूरी शक्ति के साथ उठता है। जब अटल जी आए थे पोखरण का विस्फोट हुआ था, जब मोदी जी आए तो सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट हुआ। इनके जमाने में क्या रहता है कि हम बड़े और ताकतवर होकर छोटे और कमजोर के खिलाफ सिर्फ शिकायत दर्ज करते रहते थे। अब क्या है, अब हम बड़े और ताकतवर हैं और छोटा हमसे, यानी पड़ोसी वाला छोटा जाके कहता है कि भारत हमको हड़का रहा है। चलिए सुधांशु जी, लेकिन ये तो काम तो इंदिरा गांधी ने भी किया था। लेकिन सुप्रिया जी, जो सवाल मैं आपसे पूछा था आप उस पर आई नहीं। लड़ाई पहले इनसे या पहले आपस की लड़ाई निपटानी होगी? मैं उसका जवाब दूंगी, लेकिन पहले मैं इनकी कुछ त्रुटियां। आप मेरे सवाल का जवाब नहीं देती। आप उनसे भी जवाब नहीं ले पा रहे, मुझसे भी नहीं मैंने ले पा तो रहे। ले लिया। लेवल्ड है सुप्रिया जी, मैंने ले लिया उनसे सवाल। पहले मैं अपनी बात कहूंगी, उसके बाद आपके सवाल का जवाब दूंगी। इतनी पर दे दीजिएगा। इतना लोग जरूर दीजिएगा, आपके शो में भी होना चाहिए। इन्होंने कहा छोटा देश बड़ा देश। आपके विदेश मंत्री ने ऑन रिकॉर्ड, जयशंकर जी ने ऑन रिकॉर्ड कहा है हम चीन से कैसे लड़ सकते हैं, वो इतनी बड़ी इकोनॉमी है, हम छोटी इकोनॉमी है। ये आपके विदेश मंत्री का कथन, या तो इसका खंडन करिए या उनको बर्खास्त करिए, क्योंकि चीन के आगे हमारी आर्मी आंख में आंख डाल के खड़ी है और आपके विदेश मंत्री ये कहकर उनका हौसला तोड़ते हैं। आपके प्रधानमंत्री, मेरे भी प्रधानमंत्री हैं, बिना पलक झपकाए कहते हैं कोई घुसा हुआ नहीं है। परसों 19th कोर कमांडर लेवल की बातें खत्म हुई और कोई परिणाम उसका नहीं निकला। 3.5 साल बाद भी गलवान की शहादत के हम स्टेटस को यथावत स्थिति अप्रैल 2020 की नहीं बना पाए हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने इस देश से झूठ बोला था और कोर कमांडर की मीटिंग में चीन ये बात लगातार कहता है कि आपके प्रधानमंत्री ने कहा कोई घुसा हुआ नहीं है, जबकि असलियत यह कि अपने पेट्रोलिंग पॉइंट्स को आपने बफर जोन बना लिया। आप कहते कहते बड़ी सारी बातें कह गए। इस हफ्ते, इनफैक्ट लास्ट हफ्ते जब पार्लियामेंट चल रहा था, CAG नाम की संस्था का आपने नाम सुना होगा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, सरकार के सारे खर्चे की निगरानी करती है, नियंत्रण करती है, उसका ऑडिट करती है। उस संस्था ने 1 नहीं 2 नहीं 7 घोटालों का पर्दाफाश किया है मोदी सरकार में। ये कहते हैं रिपोर्ट ही गलत है। रिपोर्ट हमारे घर में थोड़ी लिखी गई है, रिपोर्ट भारत के सदन के पटल पे रखी गई है, करिए वहां पर डिस्प्यूट। घोटाला है भारतमाला प्रोजेक्ट में। द्वारका का एक्सप्रेसवे, ये सुनिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। द्वारका का एक्सप्रेसवे बन रहा था, 18 करोड़ प्रति किलोमीटर पे बनना था। बना कितने पे आपको पता है? 250 करोड़ प्रति किलोमीटर पे। एक मिनट, आप बातें बता रही हैं, वो 2 किलोमीटर में मंगलयान पहुंच गया, उतने में हमने 2 किलो। एक मिनट रुक जाइए, कुछ आ चुका है, सबको पता है। अरे उन लोगों को भी पता करने दीजिए। देश की जनता जागरूक है, देश की जनता जागरूक है। पर आप मेरा सवाल का जवाब नहीं दे रहे। मुझे दिक्कत इतनी है कि आप मेरे सवाल 3 बार मैंने पूछा, आप मेरे सवाल पे नहीं आ रही। हम 2 ही लोग हैं, सवाल पर आओ। आ तो जाइए भाई। जिस CAG का नाम सुन के 2014 के पहले मिर्गी के दौरे आने लगते थे टेलीविजन एंकर्स को,
पेपर फेंक फेंक के शोज होते थे, आज उस पर चर्चा ही नहीं हो रही जवाब ले है। लूं। सुई पटक सन्नाटा है। बताइए तो सही कि जितने में मंगलयान पहुंच गया उतने में 2 किलोमीटर सड़क आपने बनाई। आपका जवाब ले टिकट लगाइए उस सड़क पर। बिल्कुल आपके सवाल का जवाब ले लूंगा। आपने मुझसे मेरे गठबंधन के बारे में पूछा और वो सवाल जरूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि हम एक थान के कटे लोग नहीं है। हमारे आपसी मतभेद जरूर हो सकते हैं, लेकिन हमारा एक विजन है, और वो विजन क्या है कि हम सब इस देश के संविधान में यकीन रखते हैं, और उसी से एक प्रश्न निकलता है। हमारा मानना है कि संविधान हर हाल में सर्वोपरि है। प्राइम मिनिस्टर्स इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के चीफ हैं विवेक देबरॉय। उन्होंने एक लेख लिखा 15 अगस्त को और कहा 77वें स्वाधीनता दिवस पर कि भारत के संविधान को बदल देना चाहिए। यह कहां से बात आ रही है? मोदी जी के बहुत निकट माने जाते हैं, उनके आर्थिक सलाहकारों की सूची में सबसे आगे हैं, अध्यक्ष हैं प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के। क्या यह सरकार संविधान बदलने की कोशिश कर रही है? और अगर नहीं कर रही है तो खंडन करे, क्योंकि हम वो लोग हैं जो एक साथ खड़े हैं संविधान के लिए। हमारे आपसी मतभेद जरूर होंगे। कई राज्य ऐसे हैं जहां पर कोई पार्टी बड़ी है, वहां पर हम बैक सीट लेंगे। कई राज्य ऐसे हैं जहां पर हम बड़े हैं, दूसरी पार्टी बैक सीट लेगी। मैं आपके ही सवाल का जवाब दे रही हूं। आम आदमी पार्टी से आपकी बातचीत हो पाएगी? आप ही के नेता बहुत खुल करके उनके खिलाफ बात कर रहे हैं। संदीप दीक्षित बोल रहे हैं, दिल्ली के नेता बहुत खुल के बोल रहे हैं, आपकी पंजाब यूनिट बहुत नाराज है आम आदमी पार्टी से। यही स्थिति आपको बंगाल में भी देखने को मिल रही है, जहां सीपीएम और ममता बनर्जी कुछ ऐसी ही स्थिति और इससे ज्यादा जूतम बाजार तो एनडीए में चल रहा है। चाचा भतीजे में चिराग पासवान को ले आए, चाचा जी नाराज है, कह रहे हैं किसी की औकात है मुझे हाजीपुर से ना लड़ने दे। विरोधाभासों से भरे हुए हैं। एक गुट को रखा है, उसके दूसरे घटक दल को ले आए। मेरा अपना मानना है कि अगर आपका विजन, बड़ा विजन क्या है, उस पर आप राजनीति करना चाहते हैं तो अब मैं आपसे यही अगला सवाल पूछ रहा हूं कि इंडिया के 5 बड़े मुद्दे बताइए, देश देख रहा है आपको, जिस पर आप चुनाव लड़ेंगे। 5 बड़े मुद्दे। संविधान, हर हाल में संविधान को सुरक्षित रखना, उसको सर्वोपरि रखना, हर हाल में लोकतांत्रिक संस्थाओं को, जिनको इन्होंने भाजपा का फ्रंटल बना दिया है, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, उनको सर्वोपरि इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस रखना। महंगाई पर बात करना। आप मुनाफाखोरी नहीं कर सकते हैं अगर देश के लोग महंगाई से त्रस्त हैं। आपको पेट्रोल, डीजल, एलपीजी गैस के दाम घटाने चाहिए, आप नहीं घटा रहे हैं। बेरोजगारी इस देश का चौथा मुद्दा। मैंने लोकतांत्रिक बात करी, संविधान की बात करी, महंगाई करी, बेरोजगारी की बात करी। चौथा मुद्दा, इस देश में रोजगार इशू नंबर 1 to 10 है। अगर हम अपने युवाओं के लिए रोजगार के अवसर नहीं बना रहे, 2 करोड़ का वादा किया था, 70,000 पर्चियां बांट रहे हैं, यह असलियत है। और 5वां बड़ा मुद्दा है, जिस नफरत के बाजार को ये पनपा रहे हैं, जिन बिट्टू बजरंगियों और मोनू मानेसर को ये पनपा कर नफरत की आंधी चला रहे हैं, उसको थाम देना और मोहब्बत की दुकानें। चलिए अब सुधांशु जी, 5 बड़े मुद्दे एनडीए के जिस पर आप आगे जाएंगे। बातों को जवाब ना दूं, जवाब देते हुए भी 5 मुद्दे बता 5 मुद्दे भी बता देते हैं, क्योंकि उतना लंबा संभाषण हुआ है तो जवाब भी देना। देखिए, इन्होंने सीएजी की रिपोर्ट कही, तो मैं एक टेक्निकल बात आपको बता देना चाहता हूँ। बहुत साफ बात है, सीएजी में जो भारतमाला प्रोजेक्ट में किसी भी रोड के कंस्ट्रक्शन की बात होती है तो उसका कोई स्पेसिफिक नहीं, जेनरिक कॉस्ट होती। मैं उदाहरण से बताना चाहता हूँ। ये बताइए, समुद्र के किनारे खाली सड़क पे रोड की कॉस्ट वही आएगी और दिल्ली में एक्विजिशन करने के बाद रोड की कॉस्ट वही आएगी, और वो एलिवेटेड एक्सप्रेसवे पे जिसमें 4 फ्लोर एलिवेटेड जाएगी, कॉस्ट वही आएगी। यानी ये तो कहने की बात हो गई कि भाई पर स्क्वायर फुट कॉस्ट इतनी होती, 1 मंजिल के मकान की भी उतनी होगी और 4 मंजिल के मकान की भी उतनी होगी। ऐसा तो नहीं होता ना। इसलिए मैं इनसे कहना चाहता हूं, ये लोग एक चेरी पिकिंग करके और हल्ला मचाने की कोशिश करते हैं। हाँ, अरे भाई, साथ उसी पर कह रहा हूं, कहीं सीएजी ने घोटाला, स्कैम वर्ड लिखा हो तो यही बहुत बड़ी समस्या है। यही वो पॉइंट है जिसपे फंस जाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला चौकीदार चोर है, फिर माफी मांगनी पड़ी। सीएजी ने कहीं पर भी ये नहीं लिखा। उन्होंने कॉस्ट के, मैं स्कैम वर्ड लिखा है क्या, घोटाला वर्ड लिखा है क्या? नहीं लिखा है। कॉस्ट एस्टीमेट में आप बोल रही थी, मैं कोई बीच में डिस्टर्ब नहीं कर रहा था। और सीएजी की रिपोर्ट कहां आती है? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में, लोक लेखा समिति में सीएजी की रिपोर्ट आती है। उसके बाद संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया जाता है। यह मुझे इसलिए पता है कि मैं खुद पीएससी का मेंबर हूं। सीएजी का पीएससी का चेयरमैन कौन है? अधीर रंजन चौधरी, कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष। तो अगर यह था तो इनको तलब करना चाहिए सीएजी को तुरंत कि साहब ये रिपोर्ट आई है, सीएजी को तलब करिए। सदन में जाते जाते पटल में आई है तो कहां? अरे भाई, पीएससी की मीटिंग सदन के दौरान नहीं होती है। पीएससी का चेयरमैन कभी भी बुला सकता है। चलिए बोलिए। तो खैर, तो अब स्थिति ये है, और हमने तो सीएजी पे कोई टिप्पणी नहीं की।
युवा पीढ़ी को नहीं याद होगा, पर पुराने लोगों को याद होगा। हम लोग तो बच्चे थे जब बोफोर्स के मामले पे खरीद को लेकर तत्कालीन सीएजी ने पॉइंट आउट किया था, तो कांग्रेस जानते क्या बयान दिया था कि इनके पैंट के नीचे हाफ पैंट है। हाफ पैंट मतलब आरएसएस वाले हैं। मतलब अपना तो सीएजी के बारे में ये कहे थे, जबकि क्लियर कट, और बाद में वो बात सीएजी ने भी किस आधार पे कही थी, इनके फाइनेंस मिनिस्टर विश्वनाथ प्रताप सिंह ने एक जांच रिपोर्ट के आधार के ऊपर बात कही थी, यानी तथ्यात्मक बात। तो यहां ये हल्ला मचाते। अब दूसरी बात पे आता हूं, जो आपने राजनीतिक सवाल पूछा। भाई इन्होंने कहा एक गुलदस्ता है एनडीए, मगर इस गुलदस्ते में फूल कम कांटे ज्यादा हैं। इनके लिए वो लाइन लागू होती है कि मिले ना फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली, किसी तरह से हमने गुजर जिंदगी कर ली। और यहां एक व्यक्ति के बयान की बात नहीं है, आप खुद देखिए। आम आदमी पार्टी के तो इनकी नेता ने बयान दिया कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी ने कैसा भयानक बयान दिया। महाराष्ट्र में एनसीपी के नेता जितेंद्र आवाड क्या बोल रहे हैं, अरे एक बार कह दिया पवार साहब ने, 83 साल का व्यक्ति, क्या इनको बार बार जाके बोलेगा? इनको जो समझना हो समझ लें। सामना क्या लिख रहा है आपके बारे में? पंजाब में आपके नेता कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ हम लड़ेंगे, और अधीर रंजन चौधरी जी छोटे नेता नहीं है, नेता प्रतिपक्ष लोकसभा है। वो बंगाल में कह रहे हैं ममता बनर्जी की सरकार उनके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की हत्या करवा रही है। वो कोर्ट जा रहे हैं और कह रहे हैं देयर इज नो डेमोक्रेसी इन वेस्ट बंगाल। और बेंगलोर में आप कहते हैं नहीं ममता बनर्जी ही साथ में चाहिए, किसके लिए? संविधान बचाने के लिए, डेमोक्रेसी बचाने के लिए। तो मुझे लगता है इतने कांटे और इतने जहर तो एक दूसरे के खिलाफ कभी नहीं रहे होंगे जितना कि ये बात करते हैं। और मैं एक और बात कह रहा हूं, इन्होंने कहा कि हम लोगों ने संविधान खत्म कर दिया, ये कर दिया। बताइए, ये राहुल गांधी की सजा सुप्रीम कोर्ट से खत्म हो गई, तो लोकतंत्र खत्म हो गया इसलिए खत्म हो गई है, या लोकतंत्र जीवित है इसलिए खत्म हो गई है? अगर आप कर्नाटक जीते हैं और शानदार जीते, जबरदस्त जीते, इलेक्शन कमीशन सही काम कर रहा है इसलिए जीते, या लोकतंत्र खत्म हो गया इसलिए जीते? इसलिए पवन खेड़ा को तुरंत रिलीफ मिली कोर्ट से। किस लिए मिली? इसलिए करिए, आप तो मंत्रमुग्ध हो गए। नहीं, इसलिए मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, अब इनको कम से कम 3-4 बार बोले कोर्ट से तो माफी मांग चुके हैं, अब एक बार जाके माफी मांगनी चाहिए कि अब देश के बाहर जाके मैं राजनीतिक नफे नुकसान के आधार पे देश के लोकतंत्र को कलंकित नहीं करूंगा कि ये खत्म हो। 5 मुद्दे बता दीजिए जिस पर अब। हाँ, हमारे मुद्दे बहुत साफ है। नंबर 1, जन कल्याण, यानी हर गरीब व्यक्ति को स्वतंत्रता की किरण का उजाला मिलना चाहिए। जो हम एक जमाने में कहा कहते थे, उगा सूर्य कैसा कहो मुक्ति का ये उजाला करोड़ों घरों में न पहुंचा। नंबर 2, विकास। विकास उस रफ्तार से होना चाहिए कि आज जैसे हम 5वीं बड़ी आर्थिक शक्ति बने, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा तीसरे टेनोर में तीसरी आर्थिक शक्ति बनेंगे, कि दुनिया देखे विकास कैसा होता है। और तीसरा क्या होना चाहिए? मजबूत राष्ट्रीय सुरक्षा, न बाहर से न कोई अंदर से। जैसे पहले आप याद करिए, चंडीगढ़ से चेन्नई तक और सूरत से लेकर गुवाहाटी तक धमाके ही धमाके होते थे, चलती ट्रेन में, बस में, जहां तहां लिखा रहता था, वो नहीं होना चाहिए। और अगला होना चाहिए राष्ट्रीय स्वाभिमान, आत्म गौरव। फिर उठता हुआ भव्य राम मंदिर देखिए, महाकाल का कॉरिडोर देखिए, केदारनाथ का उभरता हुआ मंदिर देखिए, भगवान बुद्ध की भूमि पर उठता हुआ देखिए, और उसके साथ भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा। ये 5 चीजें के साथ हम आगे बढ़ना चाहते हैं। उस 5वें